शैडो वॉर आखिरकार एक खुले भयानक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गए। 5 के इस विस्फोट को समझने के लिए हमें 1979 में वापस जाना होगा। इजराइल को 1000 जख्म देकर कमजोर करना साफ मकसद था। सीनियर ईरानियन मिलिट्री लीडर्स और साइंटिस्ट को खत्म करना था। Israel, Iran and Syria, the full story of the 2025 war। दशकों तक उनकी जंग पर्दे के पीछे चलती रही। यह एक ऐसी हिडन वॉर थी जिसमें स्पाइसेस और प्रॉक्सी आर्मीज शामिल थे। लेकिन 2025 में मिडिल ईस्ट की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच यह शैडो वॉर आखिरकार एक खुले भयानक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। यह कहानी है 12 डे वॉर की, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जिसने सीरिया को भी इस आग में खींच लिया, दुनिया के सुपर पावर्स को इसमें शामिल किया और मॉडर्न वॉरफेयर का नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर ये हुआ कैसे एक सीक्रेट वॉर इतनी रियल बन गई और फिर वहाँ के आम लोगों को अपनी जान देकर कैसे पॉलिटिशियन की सनक की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। तो बात शुरू होती है 13 जून 2025 को। दुनिया एक नई सच्चाई के साथ जागी। सुबह होने से पहले के अंधेरे में इजराइल ने एक मैसिव सरप्राइज हमला किया जो सीधा ईरान के सबसे सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल पर था। यह कोई प्रॉक्सी स्ट्राइक नहीं था और ना ही कोई कवर्ट ऑपरेशन था, बल्कि यह एक सीधा ऐलाने जंग था। शैडो वॉर खत्म हो चुकी थी और एक हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी। They have a high success rate, but they don't strike everything incoming. Section 1: The Long Road to War। 2025 के इस विस्फोट को समझने के लिए हमें 1979 में वापस जाना होगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल शांत सहयोगी थे, मतलब दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। इस कॉम्प्लेक्स रीजन में ऐसे पार्टनर्स जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस क्रांति ने ईरान को एक थियोक्रेटिक स्टेट में बदल दिया। एक ऐसी स्टेट जिसकी आइडियोलॉजी ने इजराइल को एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक जानी दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया। और बस फिर क्या था, इस आइडियोलॉजिकल टकराव ने एक ऐसे कोल्ड वॉर को जन्म दिया जो दशकों तक सुलगता रहा। ईरान ने जैसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा उसे बनाना शुरू किया। ये मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क था, याद रखें। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और दूसरे मिलिटेंट्स को फंड और हथियार दिए, जिनका मकसद इजराइल को 1000 जख्म देकर कमजोर करना था। सिंपल, इजराइल कमजोर होता तो ईरान ताकतवर होता। जवाब में इजराइल ने भी पर्दे के पीछे अपनी मुहिम छेड़ दी, जिसमें साइबर अटैक्स, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के टारगेटेड असैसिनेशंस और एक लगातार चलने वाली इंटेलिजेंस वॉर शामिल थी। 2011 में शुरू हुए सीरियन सिविल वॉर ने इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर बना दिया। ईरान ने अपने सहयोगी बशर अल असद को बचाने के लिए सीरिया में अपने सैनिक और हथियार झोंक दिए और इजराइल के ठीक नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक क्रिटिकल मिलिट्री अस्तित्व में आ गया। इजराइल के लिए उनके अस्तित्व पर एक सच्चा खतरा था। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के अंदर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए, जिनका निशाना ईरानियन हथियारों के खिलाफ और मिलिट्री बेस थे, ताकि तेहरान के प्रभावों को कम किया जा सके। खुली जंग की तरफ आखिरी कदम अप्रैल 2024 में शुरू हुई एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने दमाश्क में ईरान के कॉन्सुलेट को तबाह कर दिया, जिसमें उनके 2 टॉप जनरल्स मारे गए। ईरान का जवाब भी हिस्टोरिक था। इजरायली जमीन पर उनके पहले डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन हमला, हालांकि ज्यादातर हमलों को रोक दिया गया, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ था, क्लियर था कि हम डरने वाले नहीं हैं। 2024 के बाकी समय में एक जानलेवा टिट फॉर टैट बढ़ता गया और साथ ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आगे बढ़ता गया, जिससे वो हथियार बनाने की कगार पर आ गया, जिससे इजराइल की बत्ती गुल हो गई। वो जानता था अगर ईरान के पास परमाणु बम हो गया तो क्या होगा।
अब इजराइल के लिए पर्दे के पीछे रहने का वक्त खत्म हो चुका था और डायरेक्ट वॉर के लिए स्टेज सेट हो चुकी थी, सब कुछ सज चुका था। सेक्शन 2, द फर्स्ट स्ट्राइक्स एंड द इरानियन रिस्पॉन्स। 13 जून 2025 को जंग के शुरुआती घंटे हैरान कर देने वाली तेजी से अंजाम दिए गए। इजरायली विमानों की लहरों ने ईरान के अंदर तक हमला किया। नटांज और फोर्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैक्ट्रीज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। जमीन पर खबरों के मुताबिक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को सैबोटेज किया, जिसने इन हमलों का रास्ता साफ कर दिया। साफ मकसद था सीनियर ईरानियन मिलिट्री लीडर्स और साइंटिस्ट को खत्म करना, निस्तेनाबूद करना और ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को अपाहिज बना देना, कमजोर कर देना या रोक देना। ईरान की लीडरशिप चौंकने के बावजूद एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में इजराइल की तरफ 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा एक्सप्लोसिव ड्रोन दागे गए। तेल अवीव से जेरूसलम तक एयर रेड सायरन गूंज उठे और इजराइल के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जिसे कि एरो और डेविड स्लिंग अपनी सीमा तक टेस्ट हो गया। हालांकि कई हमलों को रोक लिया गया, लेकिन हमले का पैमाना बहुत बड़ा था। रॉकेट्स शहरों में गिरे, जिसे सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और दहशत का माहौल बन गया। ख्याल रहे ये ईरानी ने किया। ईरान ने इजराइल को सिखाया, बताया कि हम भी हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं था, इसमें पूरी दुनिया शामिल थी। पूरे रीजन में ईरान के प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया गया। यमन में हुतीज ने इजराइल पर अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागे, जिससे उनके डिफेंस को और भी स्ट्रेच कर दिया गया और भी उसके पर्दे खुल गए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ईरान की स्ट्रेटेजिक गहराई के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह जंग उसकी ताकत का एक विनाशकारी इम्तिहान साबित हुई, क्योंकि पीछे कुछ सालों में इजरायली ऑपरेशंस ने हिजबुल्ला और हमास को पहले ही काफी कमजोर कर दिया था। सेक्शन 3, सीरिया इन द क्रॉसफायर। सीरिया, जो पहले से ही एक दशक से ज्यादा की सिविल वॉर से टूटा हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट का एक क्रिटिकल मैदान बन गया। वहां ईरान की सेना की गहरी मौजूदगी के कारण इजराइल ने अपने एयर कैंपेन को और तेज कर दिया और देश भर में ईरानियन समर्थित मिलिटेंट सप्लाई डिपोट्स और कमांड पोस्ट पर हमले किए। लेकिन जंग का असर जुलाई 2025 में एक नया खतरनाक मोड़ ले गया। यहाँ तक कि मुख्य सीज फायर के बाद भी साउथर्न सीरिया में द्रुज की रक्षा की जरूरत का हवाला देते हुए इजरायली फोर्स ने शुवेदा प्रोविंस में नई सीरियन ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को मिलिट्री असिस्ट पर टारगेट एयर अटैक्स किए। टैंक्स, मिलिटेंट्स, व्हीकल्स और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशंस को भी निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया, जिस पर दमाकस ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का खिलाफ खुला उल्लंघन बताया और यूएन से हस्तक्षेप की मांग की। इन हरकतों ने पहले से ही नाजुक स्थिति को और भड़का दिया। द्रुज समुदाय और दूसरे समूहों के बीच स्थानीय सांप्रदायिक तनाव फटने की कगार पर आ गया, जिसने पहले से ही घुटनों पर झुके देश को और अस्थिर कर दिया। इस जंग ने सीरिया की गहरी कमजोरी को उजागर कर दिया, जो रीजनल शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं और अपने ही इंटरनल दरारों के बीच फंसा हुआ था। सेक्शन 4, ग्लोबल इंटरवेंशन एंड अ फ्रेजाइल सीज फायर। जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें शामिल होना लाजमी था। वाशिंगटन का शुरुआती रोल डिफेंसिव था, जिसमें उसने ईरानियन मिसाइल की लहरों को रोकने में मदद के लिए क्रिटिकल इंटेलिजेंस और नेवल सपोर्ट प्रदान किया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के 9वें दिन यूएस ने एक निर्णायक कदम उठाया। अमेरिकन बॉम्बर्स ने ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया।
जिसमें भारी सुरक्षा वाला फोर्डो फैसिलिटीज भी शामिल था ताकि तेहरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी और विनाशकारी चोट की जा सके। ईरान का जवाब तेजी से आया और सिंबॉलिक था। उसने कतर में एक बड़े यूएस एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। हालांकि ऐसा लगता है कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन मैसेज साफ था। अमेरिकन असिस्ट अफेयर गेम था। जब पूरी दुनिया चिंतित है और एक बड़े रीजनल युद्ध का खतरा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स ओवरड्राइव में चले गए। यूनाइटेड स्टेट ने कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसी रीजनल पावर्स के साथ मिलकर दोनों पक्षों पर डी-एस्केलेट करने के लिए भारी दबाव बनाया। आखिरकार 24 जून 2025 को 12 दिन की भयानक लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। इंसानी नुकसान साफ दिख रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सैकड़ों और इजराइल में लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हुई, जिन्होंने अपनी जान गंवाया कुछ सनकी पॉलिटिशियन की वजह से, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भारी तबाही दोनों देशों में देखी गई। सेक्शन 5 द आफ्टरमैथ एंड जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। यह सीज फायर कॉन्फ्लिक्ट का अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक पॉज था। दुश्मनी बनी रही और हिंसा सतह के ठीक नीचे सुलगती रही। डिप्लोमेसी के लिए जरूरी विश्वास खत्म हो चुका था। इस 12 डे वॉर ने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल को मूल रूप से बदल दिया। यूनाइटेड स्टेट के डायरेक्ट हस्तक्षेप ने इजराइल के साथ उनके सुरक्षा गठबंधन को फिर से पुष्ट किया, लेकिन ईरान के साथ सीधे टकराव में खींचे जाने के गंभीर खतरों को भी उजागर किया। अरब गल्फ स्टेट्स के लिए यह जंग उस रीजनल की एक भयानक झलक थी जिसका उन्हें हमेशा से डर था, और इसमें महत्वपूर्ण एक डिप्लोमेटिक मीडिएटर्स के रूप में उनकी भूमिका को और मजबूत किया। सबसे जरूरी बात, इस कॉन्फ्लिक्ट ने आने वाले समय में न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की किसी भी उम्मीद को तोड़ दिया। यूएस और ईरान के बीच प्लान की गई बातचीत को छोड़ दिया गया और उसकी जगह धमकियों और आरोपों ने ले ली। अपने प्रोग्राम को हुए नुकसान के बावजूद ईरान ने यूरेनियम का 90% वेपन्स ग्रेड लेवल तक एनरिच करने की धमकी दी, जबकि इस जंग में दुनिया को दिखा दिया कि प्रॉक्सी लड़ाइयां कितनी तेजी से खुली जंग में बदल सकती है। कंक्लूजन, 2025 ईरान इजराइल वॉर एक 40 साल के शैडो कॉन्फ्लिक्ट का खूनी अंजाम थी, जिसने दशकों से चल रहे गुप्त युद्ध को रोशनी में ला दिया। 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि रीजन की 2 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस ने अपने हथियार निकाल दिए, जिसमें सीरिया ने एक कोलैटरल बैटल ग्राउंड के तौर पर भारी कीमत चुकाई। यह जंग अपने पीछे अनसुलझे तनाव और एक बेहद नाजुक शांति की विरासत छोड़ गई। इसने साबित कर दिया कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के पुराने नियम टूट रहे हैं और उनकी जगह सीधे टकराव का एक नया दौर, नया जमाना, ज्यादा खतरनाक दौर ले रहा था। मूल मुद्दे जैसे ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस, इजराइल की सुरक्षा की जरूरत और रीजनल दुश्मनी का जाल सभी खतरनाक रूप से अनसुलझे हैं। 12 डे वॉर शायद खत्म हो गई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट के भविष्य पर जो सवाल इसने उठाए हैं वो एक लंबी और खतरनाक छाया डालते हैं। हमारी दुनिया को सेव करने वाली इन कॉम्प्लेक्स ताकतों से आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा जियोपॉलिटिक्स फ्लैश पॉइंट कवर करवाना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।